साल का आखिरी हफ्ता लेकिन रहेगा ऐतिहासिक, क्योंकि खुलते ही भारतीय बाजार हैं नए हाईज रिकॉर्ड बनाने को तैयार। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन मजबूती के संकेत और लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजार फिर से चुस्त दुरुस्त और फ्रेश होकर तेजी के लिए तैयार। तो आइए करते हैं शेयर बाजार लाइव की शुरुआत। स्वागत है आप सबका, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार क्यूज जहां पर आपको रखनी है नजर, साथ ही क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी चर्चा करेंगे अनिल जी के साथ। तो सर, सबसे पहले बताएं, इस साल के आखिरी हफ्ते के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी रही, लेकिन दीप उससे ज्यादा अहम यह है कि आज डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। ब्रेक्जिट वाला मामला निपट गया और साथ ही राहत पैकेज पे ट्रंप साहब की सहमति भी दी। ये दो बड़े ट्रिगर्स है ग्लोबल मार्केट्स के लिए जो आपको मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं, और इसी की वजह से डाउ फ्यूचर्स और हांगकांग दोनों ही मजबूत है आज के सेशन में, और ट्रंप साहब की मंजूरी तो काम की है ही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन्हीं के दम पर सोना और चांदी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम वो ट्रिगर्स है जिन पर आज नजर आएगी। मजे की बात यह दीप की चार के चार ट्रिगर्स आज घरेलू बाजारों से नहीं, पूरे के पूरे विदेशी बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो विदेशी बाजारों से तो सर अच्छे संकेत आते हुए दिख ही रहे हैं, सपोर्ट उसका भी है। और आज के संकेतों की बात करें सर, कुछ और भी बड़ी खबरों पर हमें चर्चा करनी है। उससे पहले ये जो आखिरी हफ्ता है साल का, इसके बारे में बताएं, क्योंकि ज्यादातर एफआईएस छुट्टी पर चले जाते हैं। हालांकि इस समय कोविड सिचुएशन में मालूम नहीं कितने लोग छुट्टी पर गए हैं, पर इस हफ्ते के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? किस तरह से अगर आपको ट्रेड करना है, बाजार में पार्टिसिपेट करना है, तो आपका क्या नजरिया होना चाहिए? दीप, आमतौर पर हर साल हम जब इस आखिरी हफ्ते की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि चलिए आज साल के आखिरी हफ्ते में एफआईएस छुट्टी पर जाते हैं, उनकी तरफ से बिकवाली का दबाव नहीं रहता, और घरेलू बाजार में जो लोकल फंड्स हैं उनके लिए मैदान खाली है, और वो कैश मार्केट के स्टॉक्स, जो छोटे स्टॉक्स जहाँ पर आमतौर पर घरेलू फंड पैसा लगाना पसंद करते हैं, और वहां पर बड़ा एक्शन दिखेगा एनएवी बढ़ाने के लिहाज से। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। इस बार हम ये चाहते हैं कि घरेलू फंड छुट्टियों पर जाए, एफआईएस बने रहें, क्योंकि एफआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी होती दिख रही है। फॉर ए चेंज इस बार ऐसा लग रहा है कि एफआईएस क्यों छुट्टी पर जा रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाते रहें। लेकिन हाँ, साल के आखिरी हफ्ते में मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ने वाला है, चाहे एफआईएस के पार्टिसिपेशन के लिहाज से हो, चाहे घरेलू फंड्स के पार्टिसिपेशन के लिहाज से। फर्क पड़ेगा दीप तो सिर्फ इतना पड़ेगा कि थोड़े से वॉल्यूम्स कम होंगे, रेंज बाउंड ट्रेड रहेंगे। और आपने देखा ना किस तरह से गुरुवार के सेशन में आधा दिन का ट्रेड था, मुश्किल से 100-125 पॉइंट की रेंज में डाउ ट्रेड करके दिन खत्म कर गया। तो मुझे याद ही नहीं आता कि पिछली बार कब हमने डाउ को पूरे दिन भर ही 100 पॉइंट की रेंज में देखा था। तो ये थोड़े से वॉल्यूम कम होने का एक एक्शन आपको दिखेगा। लेकिन बात वही है, अब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, आप फंड मैनेजर हैं, छुट्टी पर जाएं, जहां हैं, जिस आइलैंड पर हैं, वहां से आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो स्टॉक्स बाय या सेल कर सकते हैं। और आमतौर पर जो बड़े सीनियर फंड मैनेजर्स हैं वो छुट्टी पर रहते हुए भी काम करते हैं। मसलन जैसा हम भी अगर छुट्टी पर जाए, लगे कि कहीं जहां जा रहे हैं वहां से कनेक्टिविटी है, शो कर लिया। तो इसलिए अब वो छुट्टी पर जाने वाला जो पहले मामला था, आज से 5-7 साल पहले ऐसा होता था कि छुट्टी पे गए मतलब नो कॉन्टैक्ट, नो कनेक्शन, नथिंग, वैसा खत्म हो गया। तो छुट्टियों का माहौल होने से फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जरूरी वाले ट्रेड लिए जाते हैं, गैर जरूरी की जहां पर ठीक है डिसीजन 5-7 दिन पोस्टपोन कर सकते हो ना आप, वो वाले काम कम हो जाते हैं। तो मेरा ये समझना है कि न फ्लोज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, न मार्केट के एक्शन में ज्यादा फर्क पड़ेगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम के लिहाज से, एक्टिविटी के लिहाज से। तो ऐसे में जो तेजी का माहौल है, जो मजबूती का माहौल है, वो ग्लोबल मार्केट्स में बरकरार रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि एफआईएस का पार्टिसिपेशन कम भी हुआ, लेकिन घरेलू फंड्स के पास पैसे हैं, लगातार बिकवाली की है। उम्मीद करेंगे साल के आखिरी हफ्ते में कैश मार्केट में उनकी तरफ से खरीदारी जो हर साल आती है वो तो इस साल भी आएगी। हालांकि उनकी खरीदारी के बगैर ही सारे मिड कैप स्टॉक्स अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और शायद उनके बड़े पुश की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी हर फंड मैनेजर ये चाहता है कि 31 दिसंबर की जब उसकी फंड शीट बने तो उसमें रिटर्न्स मजबूत दिखें। तो मुझे लगता है कि फ्लोज के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मूड माहौल के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए, लंबे वीकेंड के बाद कौन सोचता है कि तीनों चीजें इनफैक्ट आपको अच्छी मिलेगी, कि ब्रेक्जिट आराम से हो जाएगा डील के साथ, ट्रंप साहब आराम से मान जाएंगे, और तीसरा ग्लोबल मार्केट्स आपको मंडे सुबह सुबह इतनी हरियाली के साथ दिखेंगे। तो आई थिंक ऑल सेट फॉर द लास्ट वीक ऑफ द ईयर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजबूती के साथ कामकाज बने रहना चाहिए। जी दीप।
चलिए, तो ऑल सेट फॉर लास्ट वीक ऑफ द ईयर, मजबूती के साथ कामकाज है तो बने रहना चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक और अगर अच्छी खबर जोड़ना चाहूं, और वो भी जो भारतीय बाजारों से अच्छी खबरें आ रही हैं, जो दिग्गज कंपनीज के टैक्स रिटर्न्स हैं सर, वो काफी मजबूत आते हुए दिख रहे हैं। जो ये एडवांस टैक्स पेमेंट होता है इस साल के 9 महीने का अगर हम देखें तो बहुत ही मजबूत आंकड़े आ रहे हैं, और जो सारी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर अच्छा उछाल देखा है उनके ओवरऑल रिटर्न्स में। इसको कैसे समझना चाहिए? ये क्या इकोनॉमी में स्ट्रेंथ के इंडिकेटर दिखा रहा है, या फिर ये साल ऐसा रहा है कि कुछ क्वार्टर्स ऐसे होंगे या कुछ समय ऐसा आएगा जहां पर आप ऐसा अनयूजुअल जंप देखेंगे? जो भी हो दीप, देखिए सिंपल चीज है, आप टैक्स तभी भरेंगे जब कमाई है। अगर कमाई नहीं है तो टैक्स किसका? तो सिंपल चीज है, अगर कंपनियों में अगर इतने दमदार टैक्स के आंकड़े आ रहे हैं, भले एक बार के हों, आप मान ले कि चलिए, लेकिन ये आंकड़े जो हैं ये इस बात की ओर इशारा करें कि देखिए 15 दिसंबर वाला टैक्स अगर हमने मजबूती से भरा है, अगला टैक्स का जो इंस्टॉलमेंट आएगा 15 मार्च का आएगा। और जब आप एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो लोग बिजनेसमैन है वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते, जब आप एडवांस टैक्स के आंकड़े भरते हैं तो आपको आने वाली इस साल के बचे हुए समय की जो इनकम है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आपकी समझिए कोई इनकम नवंबर दिसंबर की शुरुआत में हुई, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, जो कि कुछ हद तक गलत भी है, कि आपको एडवांस टैक्स जून में ही भर देना था, सितंबर में ही भर देना था। इवन आप मजे की बात देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपकी जो कमाई हो रही है, अब किसको पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर समझिए कि जून के महीने में किसको पता था कि इतना रिटर्न आ जाएगा दिसंबर तक और हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और लेकिन इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर आपको प्रॉफिट कभी भी हो रहा है तो आपको जून से ही स्टॉक वो एडवांस टैक्स भरना शुरू कर देना था। तो काफी हद तक कंपनियां जब एडवांस टैक्स भरती है तो वो बचे हुए साल का जो बचा हुआ समय है उसको भी ध्यान में रखकर करती है। नहीं तो फिर आपको एडवांस टैक्स पर इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी होती है कि आपने पूरे साल में इतनी कमाई कर ली, उस समय एडवांस टैक्स कम भरा था, जून में कम भरा था, सितंबर में कम भरा था, दिसंबर में कम भरा था। तो उस लिहाज से इस एडवांस टैक्स की अहमियत सिर्फ इस आंकड़े के लिहाज से नहीं है, इस तिमाही के लिहाज से नहीं है, आने वाले 3 महीने 4 महीने के लिहाज से भी है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर देश की दिग्गज कंपनी अपना एडवांस टैक्स 15-17% सारे ये बैंक्स बढ़ा रहे हैं, एल&टी जैसे में तो देखिए गजब का एडवांस टैक्स बढ़कर आया 478%, ये एक बहुत अच्छा मजबूत संकेत है। और अल्टीमेटली जो दीप आप देखिए, एक साल पहले इसी वक्त मार्केट महंगे दिख रहे थे क्योंकि कंपनियों की कमाई आपको दिख नहीं रही थी। 12,430 के लाइफ टाइम हाई पर भी वहां पर मार्केट महंगे दिख रहे थे, और अब यहां पर आप 14,000 के नजदीक पहुंच रहे हैं, लेकिन मार्केट आपको उतने महंगे नहीं दिख रहे क्योंकि कंपनियों की कमाई अगर अब आप इसके बेसिस पर अगले 1 या 2 साल की कमाई का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, और अब काफी ब्रोकरेज 2022-2023 के कमाई के आंकड़ों को भाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एडवांस टैक्स के नंबर इन नो डाउट मतलब बहुत ही बेहतरीन है। बाजार का मूड सुधारने वाले हैं, सुधरा हुआ तो ये सुधारने वाले क्या है, बाजार के मूड को और मजबूत करने वाले हैं। तो ये चाहे एल&टी देखें, बैंक्स में आईसीआईसीआई, कोटक वगैरह देख लें, आईटी शेयरों में देखिए इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, क्या दमदार आंकड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन आंकड़े हैं और ये बाजार में जोश भरने वाले। जी दीप। चलिए अनिल जी, तो बाजार में जोश भरने के लिए एक और अच्छी खबर आपको आती हुई दिख रही है, और ये सारी की सारी दिग्गज कंपनीज पर भी आज नजर रखिए। इसकी और डिटेल्स भी हम आपको आने वाले समय में देंगे। और भी कई सारे स्टॉक्स के बारे में बात करनी है सर, पर आज के सेटअप को फिर समझाएं। इतने अच्छे क्यूज आ रहे हैं तो आज का सेटअप कैसे समझें? दीप, आज के सेटअप के लिहाज से देखें तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, और थोड़ा सा मैं ग्लोबल मार्केट्स को टच करना चाहता हूं इससे पहले कि हम संकेतों को विस्तार से आगे बातचीत करें। देखिए अल्टीमेटली 2 चीजें साफ समझ में आ रही है। ट्रम्प साहब चुनाव हार चुके हैं, $600 की जगह वो $2,000 चाहते थे कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचे। अब 600 पहुंचे या 2000 पहुंचे, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास 2 ऑप्शन है, एक तो $2000 का दबाव बनाकर वो लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश करें, लेकिन उस सहानुभूति का अभी कोई फायदा होने वाला है नहीं। 4 साल के बाद अगर वो वापस से चुनाव लड़े या उनकी पार्टी का जो भी कैंडिडेट हो, उससे तब फायदा मिलेगा तो मिलेगा। तो अभी तो चुनाव हार चुके हैं, ये बात उन्हें समझ में आ रही है। पहली चीज तो ये, अगर समझो वो इस लिहाज से कहे कि भाई $2000 का दबाव डालूंगा तो यूएस की बैलेंस शीट खराब होगी, तो जो बाइडेन साहब जब आएंगे तो उनके लिए मुश्किलें होंगी। वो मुश्किलें भी कोई खास असर डालकर उन्हें कोई माइलेज मिलने वाला नहीं है, और इस बात को समझकर शायद ट्रम्प साहब ने $600 वाले स्टिमुलस पैकेज को मंजूरी दे दी कि नहीं तो शायद क्रेडिट मिले ना मिले,
बदनामी ज्यादा हो जाएगी कि आपने जाते जाते यूएस में शटडाउन करा दिया, क्योंकि अगर वो आज साइन नहीं करते तो कल से फिर अमेरिका में पेमेंट्स बंद हो सकते थे, वहां पर शटडाउन हो सकता था। तो उन्हें ये एक चीज समझ में आ गई कि अब ज्यादा उलझने का कोई मतलब है नहीं, बदनामी मोल लेके कोई फायदा है नहीं, चलिए खत्म करो, अगला जाने, बाइडेन साहब जैसे करना है वैसे करें। तो यूएस वाला मामला आराम से निपट गया। ब्रेग्जिट वाला मामला भी जिस तरह से लग रहा था कि क्या होगा, नो डील ब्रेग्जिट होगा, ये होगा, वो भी अब कमोबेश ट्रैक पर आ गया और वो भी लगभग थ्रू हो चुका है। तो दो बड़े डेवलपमेंट ग्लोबल मार्केट से हो चुके हैं जो आपके बड़े काम के हैं, और ये दो बड़ी तलवारें जो लटकी हुई थी, हालांकि उससे कोई डर बहुत नहीं था, सबको पता था होना है, लेकिन होना है वो जब तक ना हो तब तक एक वो डाउट तो रहता है ना मन में कि कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा। तो ये दो चीजें मेरे ख्याल से अच्छी हो गई, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं। और ग्लोबल मार्केट्स पर इसीलिए आपके लिए संकेत आज पॉजिटिव हैं। एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत थोड़े कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं दीप, ये ध्यान में रखिए। सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। आज मैंने आपके लिए थोड़ी कमेंट्री में 4 पॉइंट और ऐड किए दीप। आज के लिए जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए वो मैं आपको नोट करवा दूं। स्टिमुलस पैकेज और साथ ही ब्रेग्जिट डील, ये दो मंजूरी मिलना बाजार के लिए पहला पॉजिटिव है। दूसरा, एडवांस टैक्स के मजबूत आंकड़े, ये दूसरा पॉजिटिव है। तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स में इन पर रिएक्शन जो आता दिख रहा है पॉजिटिव, वो तीसरा पॉजिटिव, चाहे आप डाउ फ्यूचर्स देखें या बाकी दुनिया भर के बाजार देखें। और चौथा, बाजारों ने जिस तरह से गुरुवार के सेशन में रिकवरी दी और 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 30,400 पर आकर, निफ्टी 13,750 पर बंद हुआ। टेक्निकली बाजार बहुत बहुत मजबूत है। तो ये चार आपके पास बड़े ट्रिगर्स हैं आज तेजी करने के लिए। अगर थोड़ा सा कोई एक ट्रिगर जो नेगेटिव साइड पर आप माने या थोड़ा अलर्टनेस के हिसाब से माने तो वो सिर्फ एक है, और वो है हायर पुट कॉल रेशियो 1.75। लेकिन चूंकि मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं इसलिए हो सकता है एक दिन मंथली एक्सपायरी की वजह से आपको पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर दिखे। तो एकमात्र अलर्ट वाला या थोड़ा सावधानी वाला जो संकेत है वो हायर पुट कॉल रेशियो का 175 का पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पे। अदरवाइज ये चार बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो बाजार में आपको मजबूत रखेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, अच्छा सेटअप दिख रहा है, नजर रखिए आज का एक्शन भरपूर हो सकता है। तो सर, सेटअप के हिसाब से कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी पड़ेगी? नजर रखनी है दीप 13,600 13,625 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आपके लिए काम करेगा। 13,850 13,900 ये हायर रेंज है, क्योंकि हम 13,800 के आसपास ही खुलने के लिए तैयार हैं। जहां खुलेंगे वो लाइफ टाइम हाई होगा। तो उसके बाद 13,850 13,900 ये हायर रेंज बन सकती है। ये अंदाज से देख रहा हूं, कोई लेवल तो है नहीं, और डेटा के लिहाज से 14,000 तक का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। तो मैं अंदाज से आज के लिए दे रहा हूं 13,850 13,900। बैंक निफ्टी 29,950 30,200 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर, और ऊपर की तरफ 30,750 30,950 ये वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ। अभी तक का जो हमने 23 मार्च के लोज से जो हाई देखा है बैंक निफ्टी का, वो 17 दिसंबर को बनाए दीप, और वो बनाए 30,945 का। तो वो एक 30,850 30,950 की रेंज में बैंक निफ्टी बार बार थोड़ा सा सप्लाई देख रहा है। तो बड़ी तेजी 31,000 के पार निकलने पर बनेगी, लेकिन उससे पहले ये रेंज आप ध्यान में रखिए। जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए दिन की स्मॉल रेंज 13,700 13,800, मीडियम रेंज 13,625 13,850, और बड़ी रेंज 13,600 से लेकर 13,900 की निकल कर आती है, जिस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 30,225 माफ कीजिएगा 30,325 30,750 दिन की छोटी रेंज है, 30,200 से 30,850 दिन की मीडियम रेंज है, और 29,950 से 30,950 ये आज के दिन की बड़ी रेंज है। इसके लिहाज से आपको ट्रेड करना चाहिए। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए दिन की रेंज जो निकल कर आ रही है, और कौन से लेवल्स जहां पर आपको रखना है ध्यान। सर, पीसीआर आपने कहा थोड़ा ओवरबॉट है, पर एफआईज की पोजीशनिंग और विक्स वहां से क्या समझना चाहिए? एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो बनी है वो 2% बढ़कर आई है, ये अच्छा संकेत है। पुट कॉल रेशियो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एक दिन में 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। 2 दिन पहले आपको याद होगा करेक्शन के बाद हम सबसे बड़ी चीज ये कह रहे हैं कि 1.12 का पुट कॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल है, और यहां से बाजार ऊपर जाना चाहिए। बस वही बदलाव हुआ है, 1.12 से 3 ट्रेडिंग सेशन में पुट कॉल रेशियो 1.75 पर। तो अगर 1.12 पर हम ओवर कॉन्फिडेंट थे खरीदारी के लिहाज से, तो यहां पर हम अलर्ट है
थोड़े हायर लेवल पर इतना विक्स नीचे आ रहा है, ये बाजार के लिए अच्छा संकेत है। जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखें डे ट्रेडर्स 13,675 पर और पोजिशनल ट्रेडर्स क्लोजिंग बेसिस पर 13,600 का स्टॉप लॉस रखिए, ये सिंपल आपके लिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 30,200 का रखिए और क्लोजिंग बेसिस पर 30,000 का रख लीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है होनी तो नहीं चाहिए, जिस तरह से मार्केट ने बेहतरीन क्लोजिंग गुरुवार के सेशन में दी, फिर भी मैं आपको वो स्टॉप लॉस दे रहा हूं आज जो आपके लिए डे ट्रेडर के तौर पर खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। 13,775 13,777 का हमने लाइफ हाई बनाया है 21 दिसंबर को, उसके ऊपर खुलेंगे और खुलते ही आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। और अगर 13,775 के ऊपर बंद होते हैं तब भी आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं तो 13,775 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। दीप 30,400 पर हम बंद हुए, 30,550 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी यहां पर स्टॉप लॉस रखिए, खत्म करिए। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन है तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाने में समझदारी है। तो ये 2 स्टॉप लॉस के लेवल है आपके लिए जहां पर आपको नजर रखनी है। नई पोजीशन जिनको बनानी है दीप, वो निफ्टी खरीदिए 13,675 के स्टॉप लॉस के साथ, 13,800, 850 और 900 इन 3 टारगेट के लिए। मेरे पास तकनीकी लेवल्स नहीं है, मैं अंदाज से वायदा कारोबार के डेटा देखकर आपको ये लेवल्स दे रहा हूँ। जो लोग बेचना चाहते हैं, बेचने का भी मेरे पास कोई खास लेवल नजर नहीं आ रहा, तो अगर बेचना ही है तो अलग बात है, अदरवाइज डिप का इंतजार करें और बाजार दिन के दौरान अगर एक बार फिर से आज आपको मौका देता है तो दिन के दौरान खरीदारी करके ऊपर चलें। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 13,900 के आसपास शॉर्ट करें, 13,950 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 13,850, 800 और 13,775 मैक्सिमम, बस इतना ही करेक्शन होना है और उस करेक्शन में आप वापस से खरीद लीजिए निफ्टी को निचले स्तर पर। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस और साथ ही जो अगर आपकी पुरानी पोजीशंस हैं तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के लिए फिर क्या सलाह देंगे सर? बैंक निफ्टी के लिए दीप खरीदिए 30,200 के स्टॉप लॉस के साथ और 30,600, 700 चाहे तो एक टारगेट और बीच में 30,750 का भी रख सकते हैं, अदरवाइज 30,850, 30,925 ये 3-4 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 30,600, 30,700, 30,750, 850 और 925 ये हैं वो टारगेट बैंक निफ्टी के जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। फिलहाल मैं 31,000 के ऊपर का लेवल नहीं देख रहा हूँ, 30,950 मेरा हायर टारगेट है, तो मैं उसके आसपास आपको खरीदारी करने का टारगेट, फाइनल टारगेट वहीं दे रहा हूं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट कहां करना चाहिए, शॉर्ट करने के लिए सबसे सेफ लेवल तो 30,900, 30,950 के आसपास है, लेकिन 30,750 के ऊपर से आप सोचना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 30,750 पे शॉर्ट कर ही देना है, वहां सोचना शुरू करिए। 30,950 के जितना पास बचेंगे, 30,850, 30,950 ज्यादा सही लेवल है शॉर्ट करने के लिए। स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड 31,050 का है। नीचे की तरफ टारगेट जो बनेगा आपका वो बनेगा 30,700। अच्छा, ये जो बैंक निफ्टी की शॉर्ट की रेंज है इसको 30,850, 30,950 कर लीजिए बजाय 30,750 के, फिर आपको टारगेट एकदम परफेक्ट दिखेंगे। मैं वही सोचा था 30,850 की रेंज में बेचना है, 30,850, 30,950 की रेंज में बेचिए, 30,750, 700, 625, 525 ये होंगे आपके वो सारे टारगेट्स जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है बिक वाली। सेक्टर्स में आज जो पॉजिटिव दिख रहे हैं, मेटल्स रिकवर होने चाहिए, फार्मा रिकवर होना चाहिए, बैंक्स, एनबीएफसी। हमने आपको पिछले 2 दिनों में कहा कि एग्रेसिव स्टॉक्स, एग्रेसिव सेक्टर्स पर फोकस कीजिए। अब भी मैं कहूंगा बैंक्स और एनबीएफसी में यहां से भी तेजी और बननी चाहिए। दीप। बिल्कुल, तो बैंक्स, एनबीएफसी तो फोकस में रखिए और जिस तरह से हमने थर्सडे को रिकवरी भी देखी थी, पर इसके साथ साथ मेटल्स और फार्मा यहां पर भी रहेगी आपकी नजर। वायदा कारोबार बैन में सर कोई बदलाव नहीं है, कैनरा बैंक और पीएनबी बने हुए हैं, ना ही कोई और बाहर आया है और ना ही कोई किसी स्टॉक की फ्रेश एंट्री हुई है। अच्छा सर, अगर आप संकेतों को देखें तो एफआईज ने तो अच्छी खरीदारी करी, डीआईएस ने 1900 करोड़ की कैश में बिकवाली करी है। क्या देखें सर, फंड फ्लोज के हिसाब से क्या अहम रहेगा आज के लिए? थोड़ी सी रन रेट डीआईज की बढ़ती हुई दिख रही है और पिछले कुछ सेशंस में अगर आप देखें तो डीआईज घरेलू फंड मैच करने की कोशिश कर रहे हैं एफआईज की खरीदारी को, उससे ज़्यादा बिकवाली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और साथ में आप देखिए 1100 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं, ये आंकड़ा बेहद मजबूत है। डीप इसमें इंडेक्स में एफआईज की तरफ से गुरुवार के सेशन में बड़ी बाइंग आई है,
ये इंटरेस्टिंग है, एफआई ने बड़ा खरीदा इंडेक्स, और ये ऐसा नहीं कि शॉर्ट कवरिंग है, ये फ्रेश खरीदारी इंडेक्स में आई है। आप सोचिए लाइफ टाइम हाई के आसपास आप बन रहे, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है हमें अब तक की, क्योंकि अब तक की बेस्ट क्लोजिंग 13,760 की है, 18 दिसंबर को मिली थी, और जो गुरुवार को मिली है अपने को क्लोजिंग वो 13,749 की मिली है, जो सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। या यूं कह सकते हैं नियर टू लाइफ टाइम हाई, 11 पॉइंट क्या नीचे नीचे होता है। तो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग पे अगर इंडेक्स एफआईज खरीद कर जा रहे हैं तो ये आंकड़े बड़े दमदार, तो एफआईज के आंकड़े मुझे बहुत मजबूत दिख रहे हैं। घरेलू फंड बेच रहे हैं, अब भगवान जाने उनका क्या इरादा है, कहाँ से बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, वही जाने, समझ में नहीं आता। रहा सवाल वायदा कारोबार के आंकड़ों का, तो एक ही आंकड़ा जो इंपॉर्टेंट है, पुट कॉल रेशियो 1.75 पे कंफर्ट नहीं देता, लेकिन चूंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और ऐसे में थोड़ा सा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना होता है। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि थोड़ा ऊपर के लेवल पर हल्का सा आप सावधान रहें, यूफोरिया में न खरीदें, वहां से बाजार हल्का फुल्का करेक्शन दे, और करेक्शन भी कोई ज़्यादा नहीं आना है, 50-1 पॉइंट का आ जाए तो बड़ी बात है, 50-75 पॉइंट से ज़्यादा कब मिलता नहीं है निफ्टी में, स्पेशली इस तरह के माहौल में। तो बस ये, बट ठीक है, अगर गैप से ना खुले ज़्यादा तो आपके लिए खरीदारी के मौके तुरंत ही बन जाएंगे, गैप से खुले तो थोड़ा इंतजार करके हल्का सा नीचे लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वायदा कारोबार के डेटा से 13,700 ही आपके लिए दिन के सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, वो इसलिए कि 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 13,700 के पुट पर है, उसमें से 15 लाख शेयर गुरुवार को ही जुड़े हैं। तो यहां पर अब तेजी करने वाले ट्रेडर सबसे पहले अपना किला मजबूत करने की कोशिश करेंगे, वो है 13,700। 13,800 हल्की सी रुकावट का लेवल है, और उसकी वजह ये भी, अच्छा 13,700 दीप इसलिए भी नहीं टूटेगा आसानी से, इसकी दो वजह बताता हूँ। एक तो निफ्टी में लाइफ टाइम हाई पार करते ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि 13,700 के पार निकलने के बाद निफ्टी पे कॉल राइटर्स जिन्हें इस एक्सपायरी में खत्म होना है, 70 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं इस वक्त, 70 लाख शेयर निफ्टी पे, जैसे 13,700 के आप ऊपर हैं। अब आप आज खुलेंगे 13,800 के ऊपर, 13,800 के ऊपर खुलते ही आप 95 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं। ये शॉर्ट कवरिंग ही आपको सपोर्ट देगी। एक बार 13,800 के पार होने के बाद मुझे लगता नहीं कि निफ्टी 13,750 के भी नीचे आएगा, तो 13,750 ही तुरंत आपके लिए बेस बना देगा। ये एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, तो 13,750 13,675 ही आपके लिए फिर नया सपोर्ट जोन के तौर पर आगे आ जाएगा। तो 13,800 पार होते ही 95 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो आपके लिए शॉर्ट साइड पर है। 24 लाख शेयर 13,800 के कॉल में वो पार होना ही है। तो निफ्टी में अच्छे शॉर्ट्स हैं जो निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। फर्क एक ही है, जितने शॉर्ट्स निफ्टी में उतने बैंक निफ्टी में है नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी की गुरुवार की जो क्लोजिंग है 30,400 की, वो बहुत ही बेहतरीन है, और वो क्लोजिंग ये बता रही कि बैंक निफ्टी पे अपना 30,950 का जो हाई है इस रनअप का, उसकी तरफ बढ़ने की और उसके आसपास पहुंचने की, छूने की कोशिश करेगा। अब उसको पार निकल के 31,000 टिकेगा, पार होगा, इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, अभी तक डेटा में वो संकेत नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग मुझे बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही जो निफ्टी में दिख रही है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी शॉर्ट कवरिंग और होगी, ज्यादा गिरेगा नहीं। बैंक निफ्टी चूंकि हल्का है तो भाग सकता है, बढ़ सकता है, ये इंटरेस्टिंग है। और बैंक निफ्टी में वही 30,000 मजबूत सपोर्ट, 31,000 हल्का सा रुकावट का लेवल। जी दीप, तो ये आपके वायदा कारोबार के डेटा। जी बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग डे होगा ट्रेड के लिए। नजर रखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, और वायदा कारोबार के हिसाब से थोड़ा जो कॉशियस सेंटिमेंट आया है वहां पर क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए एक ट्रीट है आपके लिए इस आखिरी ट्रेडिंग हफ्ते के लिए, अनिल जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। दीप, ये वही स्टॉक है जो पिछले हफ्ते हमने खरीदारी करने की राय पे स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दिया भी था। आपको याद होगा एनआईटी लिमिटेड जहां पर खरीदारी करने की राय दी थी, और हमारी कैलकुलेशन यही बता रही थी कि बहुत ही बेहतरीन बायबैक होगा। तो जब इस तरह के बायबैक्स, मर्जर्स, स्पेशल डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती तो हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं रिसर्च के बेसिस पर, आंकड़ों के बेसिस पर, बैलेंस शीट को पढ़कर कि क्या कुछ हो सकता है। एक बार फिर से जी बिजनेस की जो रिसर्च है वो सटीक निकली है, और आप देखिए हमने 225 से 240 की रेंज दी थी एनआईटी लिमिटेड के बायबैक की, एग्जैक्टली बायबैक 240 पर आया। आप चाहे टीसीएस का बायबैक देख लें, चाहे विप्रो का बायबैक देख लें, हमारी जो कैलकुलेशन है एकदम परफेक्ट आती हुई दिखी, और इस बार फिर से बैंग ऑन टारगेट 240 रुपए का बायबैक आया, और ये बायबैक बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है। 7% की इक्विटी का बायबैक अच्छा है। छोटा टारगेट दिन के लिए मैं देना चाहता हूँ 207 और 212, दो टारगेट के लिए एनआईटी लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए। 200 रुपए के आसपास बंद हुआ है। एक छोटा स्टॉप लॉस 194 रुपए का लगा ले। मुझे लगता है कि एक गैप से खुलने के बाद 199 200 रुपए
का स्टॉप लॉस भी काफ़ी होगा, लेकिन छोटे टारगेट 207 212 के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास स्टॉक है तो होल्ड रखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। 240 का बायबैक, स्टॉक में नीचे की रिस्क कम है, अपसाइड है अभी भी, यहाँ से भी और मजबूत हो सकता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और जो आपने 23 तारीख को खरीदारी की राय दी थी, वहां से तो जबरदस्त एक्शन आ ही गया स्टॉक में। उस समय उस दिन सुबह 184 का इसका प्राइस था, तो वहां से 200 का जो आपका तीसरा टारगेट था वो तो अचीव हो गया। अगर किसी ने वहां से भी होल्ड किया हुआ है सर, तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके अब इन फ्रेश टारगेट्स के लिए रखें, यही सलाह उनके लिए भी रहेगी सर? बिल्कुल दीप, होल्ड करना चाहिए। अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया बायबैक है, साइज अच्छी है, प्राइस अच्छी है, 7% की इक्विटी कम नहीं होती है, 240 का भाव कम नहीं होता। और मुझे याद है, देखिए दीप, 180 182 पर सबसे पहले हमने रिकमेंड किया था। जब बायबैक अनाउंस किया था कंपनी ने 175 पर। इसको कहते हैं आपका इरादा है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का। 175 180 पर आप बायबैक दे रहे हैं और प्राइस दे रहे हैं 240 का, उस समय जब आपने सोचा, तो ये वाकई में कंपनी की तरफ से आपको एक्शन दिखता है कि प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं, अच्छी प्राइस पर बायबैक करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा कोई आपको हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बेचने की जरूरत है नहीं, इसे आराम से होल्ड करिए। बिल्कुल, तो जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं है, आराम से होल्ड करिए। और फ्रेश टारगेट्स अब आपके लिए आ रहे हैं। जो वेडनेसडे के टारगेट्स है वो तीनों अचीव हो गए। अब नए टारगेट्स 207 212 एनआईटी लिमिट, नजर रखिए स्टॉक पर। आइए आपको बता देते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण, कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स, खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो आज से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है उसकी नेक्स्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है। सब्सक्रिप्शन के लिए 28 से 1 जनवरी तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो इशू प्राइस रखा गया है 5,000 रुपये प्रति ग्राम का रखा गया है। अब बात करते हैं खबरों वाले स्टॉक की। तो खबरों के चलते डीएलएफ आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि फेयरलिफ्ट रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने अतिरिक्त 51.8% हिस्सा जो है वो हाइंस से खरीद लिया है 780 करोड़ में। माफ कीजिएगा। अब जो फेयरलिफ्ट रियल एस्टेट है इस कंपनी की 100% सब्सिडी बन चुकी है। बीएमएल, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि आज विनिवेश पर कोर ग्रुप ऑफ स्ट्रेटेजी की बैठक होने वाली है और कंपनी के विनिवेश को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक होने वाली है। तो इसके चलते आज बीएमएल जो है वो काफी फोकस में रहने वाला है। कैडिला को नजर पे रखिएगा, क्योंकि जाइकोवी डी जो वैक्सीन है वो तीसरे चरण के परीक्षण के लिए उसको अनुमति मिल चुकी है। इसका पहला और दूसरा परीक्षण जो है, स्टेज का परीक्षण जो है वो सफल रहा है। और वैक्सीन की जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है ये, और पहले और दूसरे परीक्षण में कोई भी दुष्परिणाम नहीं मिले, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। ल्यूपिन, इस कंपनी को एक दवा के लिए यूएसएफडीए से टेंटेटिव मंजूरी मिली है। बेसिकली टो नेल्स के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दवा यूज होती है, उसका अप्रूवल मिला है। कुछ बैंक्स ने कुछ अपने जो लोन्स है उनको एनपीए घोषित किया है या फिर फ्रॉड घोषित किया है। उसमें इंडियन बैंक है, इन्होंने 2 लोन हैं 575 करोड़ के जिनको फ्रॉड घोषित किया है। दोनों अकाउंट की पूरी जानकारी जो है इन्होंने आरबीआई को दे दी है। और पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ सिंटेक्स इंडस्ट्री का करीब 294 करोड़ का एक्सपोजर है, उसको इन्होंने फ्रॉड घोषित किया है। 147 करोड़ की इन्होंने प्रोविजनिंग भी कर ली है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। और सबसे आखिरी में सेंट्रल बैंक, यहाँ पे सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस में हिस्सा ये कंपनी जो है बेचेगी। 64.4% जो है हाउसिंग फाइनेंस में ये बेचने वाली है और हिस्सा बिक्री से इस कंपनी को करीब 160 करोड़ मिलने वाले हैं। तो उसके चलते ये भी एक बैंक है सेंट्रल बैंक जो आपके फोकस में रहना चाहिए। ओके, तो ये हैं सारे स्टॉक्स और कई सारे बैंक स्टॉक्स और साथ ही फार्मा शेयर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले वेस्टलाइफ डेवलपमेंट पर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो साफ तौर पर दिख रहा है। मुंबई, कोचीन मिलाकर कुल जो है इन्होंने 4 नए स्टोर्स खोले हैं और FY22 के लिए जो इनका रॉयल्टी भुगतान है वो भी 4% पर बरकरार रहेगा। तो 2 बेहतर खबरें जो है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के लिए बन रही है। साथ ही PFC पर फोकस रखिए, क्योंकि 30 दिसंबर को पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है, तो वहाँ पे देखना होगा कि कितना पूंजी ये जुटाते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये पूंजी जुटाई जाती है।
प्राइम फोकस यहां पर नजर रखिए, क्योंकि 463 करोड़ रुपए में प्रमोटर जो है उसने 33% हिस्सेदारी क्रेडिट स्विस से खरीद ली है। इनफैक्ट ये क्रेडिट स्विस को, ये जो 33% जो शेयर इन्होंने खरीदे हैं, ये रिलायंस मीडिया वर्क जो अनिल अंबानी की कंपनी है, उन्होंने इस क्रेडिट स्विस को ये गिरवी रखे हुए शेयर थे। साथ ही 26% का ओपन ऑफर जो है वो अब लाया जाएगा और जो प्राइस तय किया गया है 44.15 प्रति शेयर के भाव पर, और ये जो प्रमोटर ने 33% हिस्सेदारी भी खरीदी है, ये भी सेम प्राइस पर ही इन्होंने खरीदी है। ओपन ऑफर में करीब 8.2 करोड़ शेयर्स को ये जो है ये खरीदने की कोशिश करेंगे और उसमें कुल मिलाकर जो है 363 करोड़ रुपए का खर्च आता हुआ नजर आएगा। और कंपनी में प्रमोटर की मौजूदा हिस्सेदारी अगर आप देखें तो करीब 35% की है। साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस और डीएचएफएल पर फोकस रखिए, क्योंकि डीएचएफएल की बोली जीतने में पिरामल जो है अब सबसे आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिरामल का ओक ट्री से बेहतर ऑफर आता हुआ नजर आया है, जिसमें जो अपना ऑफर है इन्होंने बढ़ाकर 38,250 करोड़ रुपए कर दिए हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेस केयर ने एनसीडी की जो रेटिंग है वो सी से डाउनग्रेड करके अब डी कर दी है। तो यहां पर लगातार फ्यूचर एंटरप्राइजेस और जो ग्रुप स्टॉक्स हैं वहां पर रेटिंग एक्शन जो है वो नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिख रहा है। और अंत में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, अदानी लॉजिस्टिक्स फोकस में रहेगा, क्योंकि अदानी लॉजिस्टिक्स ने 18 से 23 दिसंबर के बीच करीब 40 लाख शेयरों की बिकवाली की है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में, और कंपनी की जो हिस्सेदारी है अब 13.6% से घटकर 11.2%। ओके, तो भरपूर स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आ रहे हैं और एक बार फिर से अडानी ने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में थोड़ी हिस्सेदारी बेची है। आइए आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, वैसे तो 4 रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन काम की सिर्फ 2 नजर आ रही हैं। सबसे पहले देखिए टाटा मोटर्स, जहां पर सीएलएससी की रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और 220 रुपए का लक्ष्य दिया है। करीब 176 के आसपास की जो है गुरुवार की क्लोजिंग है, और ये कह रहे हैं कि ब्रेक्जिट की जुड़ी जो चिंताएं थी अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। मैनेजमेंट जो है, कंपनी अब फोकस कर रही है वॉल्यूम ग्रोथ और प्रोडक्ट मिक्स को लेकर, और मान रहे कि आगे जाकर जो फ्री कैश फ्लोज हैं इसमें बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। और दूसरी और आखिरी रिपोर्ट है बायोकॉन पर, सीएलएससी की रिपोर्ट है, जहां पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। 250 रुपए के लक्ष्य के लिए 481 जो है गुरुवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि यूएस में अगर देखें तो कुछ चुनिंदा दवाओं में, कुछ सेगमेंट्स में इनका प्रदर्शन थोड़ा सुस्त देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बिकवाली की राय दे रहे हैं। तो आशीष, आप कह रहे हैं कि काम की 2 ये रिपोर्ट्स तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें जो बायोकॉन की रिपोर्ट है जिसमें 250 का लक्ष्य सीएलएससी ने दिया है, वो भी लक्ष्य दे के थक गए। 250 का बायोकॉन नीचे नहीं आता, तो आपने भी अब बार बार रिपोर्ट बताकर थक गए कि अब दे के फायदा नहीं है, बायोकॉन नीचे तो आने वाला नहीं है। 250 रुपए का सीएलएससी का टारगेट कब आएगा भगवान जाने, राइट? जी बिल्कुल अनिल जी, काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ब्रोकरिंग हाउस जो है बायोकॉन पर नेगेटिव बना है। लेकिन स्टॉक बिल्कुल रिएक्शन देता नहीं है इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। आइए करते हैं शुभ शुरुआत वागले साहब के साथ। वागले साहब, गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय कॉल होगा कैडिला पे फ्राइडे आफ्टरनून। जिस तरह से ये मोमेंटम इसमें देखा, मुझे लगता है आज कंटिन्यू होगा। 489 का बंद है, क्लियर कट राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न है। मैं 489 का बंद है, 484 का मेरा स्टॉप लॉस होगा 5 रुपए का, और 504 का मेरा आज का टारगेट होगा। ओके, 504 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, आप ये राय है केडिला में वागले साहब की तरफ से। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी खरीदारी की राय अनिल जी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी तक चलना शुरू नहीं करा है, काफी समय से साइडवेज है। गुरुवार के सेशन में इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर टुवर्ड्स क्लोजिंग देखने को मिला था, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदें। 1965 1965 का स्टॉप लॉस है, 2040 के टारगेट के लिए रिलायंस को खरीदने की राय है।
ओके 2040 का रखें टारगेट और करें RIL में खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। 1994 पर स्टॉक हुआ है बंद। बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब तक एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होने वाला है, वहां पर राय ले ली जाए। बंसल जी, NIT लिमिटेड के ही चार्ट्स देख लीजिए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च पर मुहर लगी है। 240 रुपए में कंपनी 7% की इक्विटी का दमदार बायबैक करने जा रही है। जरा इसके चार्ट्स बता दीजिए, क्या करना है। अनिल जी, काफी बेहतरीन इसके चार्ट्स हैं। बड़ा अच्छा सपोर्ट इसमें 199 रुपीस पर एक सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी की राय है। और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, ये स्टॉक दोबारा से एक नया 52 वीक हाई लगाने को तैयार है, तो लिमिटेड रिस्क है। 199 के स्टॉप लॉस के साथ NIT लिमिटेड में खरीदारी की राय है। 199 का स्टॉप लॉस और यहां पर करें खरीदारी, ये राय है बंसल जी की तरफ से। स्टॉक मजबूत है, अच्छी खबरों के दम पर और बढ़ेगा आगे। आइए, कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, सुप्रभात। बताएं सर, क्या खरीदेंगे आज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आज सवेरे शुभ समाचार मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने नया स्टिमुलस पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए अनिल जी। तो मुझे अनिल जी लगता है कि बाय करना चाहिए विप्रो। चार्ट बहुत ही दमदार है। हमने एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ देखा। बृहस्पतिवार को जरूर थोड़ा सुस्त था शेयर, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार है और मुझे उम्मीद है अनिल जी इस पर बड़ी तेजी बनेगी, तो इन स्तरों पर बाय करके चलना है। 375 पर 375 रुपए पर स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट जो है वो 395 रुपए का 395 का और दूसरा 400 रुपए का टारगेट है। तो 395 400 के टारगेट के लिए विप्रो में खरीदारी कराए। ओके, विप्रो है मजबूत, यहां पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। वागले साहब, ल्यूपिन के चार्ट्स देखिए और एक यहां पर अमेरिका की में इन्होंने एक दवा की मंजूरी के लिए US FDA से अनुमति मांगी, मिली नहीं है, अनुमति मांगी है, लेकिन मार्केट बढ़ा है 1630 करोड़ रुपए का, तो इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, भाई दे दो मंजूरी। तो क्या चार्ट पे दम है, 1000 रुपए पार करेगा ल्यूपिन। अनिल जी, 1000 रुपए 990 995 का इसका छोटा वाला ट्रेडिंग टारगेट है, कुछ दिनों का, 1 से 2 दिन में भी 3 दिन। वहां पर इसका रेजिस्टेंस अगर क्लियर करता है, 1000 रुपए के पार निकलेगा तो ये 1050 1060 जाएगा। वैसे हमारा इसमें लॉन्ग टर्म में बाय है, लॉन्ग टर्म मतलब 6 से 12 महीने का, और मेरे पर्सनल और फैमिली पोर्टफोलियो में भी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखता है, तो मैं एज ए ट्रेड में भी आज के लिए मैं उतना बेट नहीं लूंगा। 1000 रुपए क्रॉस होने के बाद ही मुझे पोजिशनली 1040-50 तक की मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं 960 995 की रेंज की बात करूंगा। 990 का ऊपर का रेंज है, 990 हजार के पार निकलेगा तो फिर बड़ी और फ्रेश तेजी और बनेगी। दिल्ली वाले कुणाल जी, DLF के लिए एक अच्छी खबर है कि हाँ, इन्होंने एक फेयर लीफ रियल एस्टेट कंपनी में इन्होंने स्टेक खरीदी है 780 करोड़ में हाइंस से, और बता ये रहे हैं कि भाई यहाँ से 150-200 रुपए के रेंटल इनकम आती हुई दिखेगी। तो ये एक अच्छी खबर है। बची हुई स्टेक भी इन्होंने खरीदी, पहले भी थी। तो DLF के चार्ट्स देखिए, क्या हाल चाल है DLF के चार्ट्स के, बढ़िया है। अनिल जी, चार्ट भी अच्छे हैं और अनिल जी देखिए, जो सुनने में आ रहा है कि रियल एस्टेट में तेजी भी बनती हुई दिख रही है, तो अनिल जी मुझे लगता है कि DLF में और ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। 220 रुपए पर अब एक सपोर्ट बन गया है, 226 रुपए के आसपास बंद हुआ था। तो 220 के ऊपर जब तक ये स्टॉक टिका हुआ है तब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, और यहाँ 250-260 का जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक स्टॉक का जाना लगभग तय दिखता है। तो 220 के स्टॉप लॉस से मेरी होल्ड करने की, नई खरीदारी की भी राय। चलिए, 220 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, होल्ड करें, पोजीशन है तो। और कुछ और नया होना है तो वो आपके लिए विश्वेश जी बताने को तैयार है, जुड़ चुके। अरे विश्वेश जी, आप तो गोवा गए थे, गोवा से शो करें कि आ गए वापस। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गोवा में हूँ सर, और गोवा में साउथ गोवा से शो कर रहा हूँ। वाह, ये हुई ना बात। देखिए, तो इसको कहते हैं कि मतलब
काम ही मेरी पूजा है विश्वेश जी के लिए, तो वर्क इज वर्शिप। तो गोवा से भी देखिए शो कर रहे हैं, तो चलिए एंजॉय भी करें शो के बाद वाले समय में। शो के वक्त पे इधर उधर बिल्कुल भी आप न जाएं। विश्वेश जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने हाईज निकाला है, मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल हमको देखने मिलने चाहिए। जो एक्सिस बैंक, मुझे लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है 640 क्लियर करने का। तो थर्सडे के सेशन में भी हमने रिकमेंड किया था। मुझे लगता है 595 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक में अगले 4 से 5 दिन तक लॉन्ग रहेंगे तो हमें 640 प्लस के लेवल देखने मिलेंगे। सो आज के दिन में मेरी जो पिक है वो है 640 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक लॉन्ग। ओके, एक्सिस बैंक खरीदे 640 के टारगेट लिए। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे फार्मा सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए और फार्मा सेक्टर पे जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है सन फार्मा। सन फार्मा 590 के आसपास का क्लोजिंग है। सन फार्मा के अंदर बाइंग बनती है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है और जिन्होंने फ्रेश खरीदारी करनी है वो मार्केट खुलने के बाद एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें ऊपर में टारगेट बनेंगे 600 रुपए के इमीडिएटली टारगेट्स बनेंगे और फिर ऊपर में 620 625 रुपए तक के लेवल भी सन फार्मा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 570 575 के आसपास है, तो कोई भी डिप आता है तो उसमें खरीदारी करें 600 से 625 के टारगेट्स के लिए। जल्दी ये लेवल सन फार्मा के अंदर देखने को मिलने चाहिए। परफेक्ट, 600 छोटा टारगेट, 620-25 बड़े टारगेट खरीदे सन फार्मा। जय गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी मेरा भी पिक ऑफ द डे फार्मा सेक्टर से ही है और वो है सिप्ला पर। 833 के आसपास इसका क्लोजिंग था। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 821 पर। ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि इसमें लगभग टारगेट हमें 854 से लेके 870 के देखने मिल सकते हैं। रीज़न ये काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हमें सिप्ला में देखने मिला है अनिल जी। बाकी सारे स्टॉक्स में थोड़ा एक हमें अप ट्रेंड, एक बाउंस बैक देखने मिला। सिप्ला में क्लियरली एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला और वो कंसोलिडेशन के कारण एक सॉर्ट ऑफ एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अगर हम देखें तो लगभग ये 10 अगस्त से कंसोलिडेशन फेज में ये चला था और अब जाकर इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं अनिल जी तो लगभग 4 महीने के बाद एक ब्रेकआउट आने को है ये स्टॉक में और इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ ये स्टॉक में कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, इंडिकेटर्स अब बॉटम आउट हो चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है। वीकली चार्ट पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिडल लाइन से इंडिकेटर्स में एक रिवर्सल आने को है यहाँ से, तो सिप्ला को खरीद कर चल सकते हैं। खरीदारी ये राय इस वक्त आपके लिए आती हुई देखिए इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। लोन ऐप मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी होती हुई दिखी। ये है बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही। जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन का लगातार असर होता हुआ दिख रहा है। 2 हफ्ते पहले हमने जब आरबीआई गवर्नर साहब से बात की थी तब उन्होंने भी कहा और एक्शन लेने जा रहे हैं। उसके बाद आरबीआई की तरफ से एडवाइजरी भी आई है और अब बंगलुरु में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात जिसका खुलासा हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली के पार्ट 2 में किया था और हमने कहा था कि किस तरह से इन लोन ऐप कंपनियों में चीन के लोगों का, चीन के निवेशकों का, चीनी कंपनियों का हाथ है। तो इसमें जो बेंगलुरु पुलिस ने जो एक्शन लिया उसमें चीन के 2 नागरिकों से पूछताछ की जा रही है और उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होने की संभावना है। वीकेंड में आपने एक और देखा होगा इसी तरह का एक एक्शन और हैदराबाद में भी हुआ है जहां साइबराबाद पुलिस ने भी इस तरह का एक एक्शन लिया है। तो जो भी हो जी बिजनेस आपके लिए हमेशा खड़ा है। आपने देखा ऑपरेशन मार्केट माफिया में जब आप लोग फर्जी रिसर्च कंपनियों से जो परेशान थे वहाँ पर हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसके बाद ये सारे कॉल्स बंद हो चुके हैं। उसके बाद ये जो डिजिटल लेंडिंग कंपनियाँ या मोबाइल ऐप कंपनियाँ हैं जहाँ पर हमने लगातार 2 शो किए। पहला हमने बताया कि किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, दूसरा हमने ये बताया कि किस तरह से चीनी कनेक्शन है और अब आप देखिए उस खबर पर भी मुहर लगती हुई दिख रही। तो साफ तौर पर चीन के 2 नागरिकों के से पूछताछ की जा रही। इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां जल्दी होती दिखेगी। इसी वीकेंड पर हैदराबाद से ये खबर आई, हैदराबाद में पुलिस ने एक्शन लिया है और अब आज अभी इस वक्त ताज़ा खबर आ रही कि बंगलुरु में भी यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो चिंता न करें जो कानून के मुताबिक काम नहीं करेंगे जो लोन ऐप कंपनियां। अब भी मैं कहना चाहता हूं कि आप न डेटा हैक करें, न पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को उनके छेड़ें, न किसी तरह का अनाप शनाप आप ब्याज लगाएं।
न अनाप शनाप प्रोसेसिंग फीस ले, और जिन लोगों ने लोन लिया वो चुकाने की नीयत रखें और तुरंत प्रभाव से चुकाएं। तो हमारी जो मांग थी कि ज़्यादा ब्याज ना हो, अनाप शनाप प्रोसेसिंग फीस ना हो, जो रिकवरी के तरीके हैं वो गलत ना हो, मिसबिहेवियर, गाली गलौज न किया जाए, धमकाया न जाए, और उसके साथ ही साथ आपके पर्सनल डेटा को हैक न किया जाए। तो ये 4 चीज़ों पर जी बिजनेस ने आपकी आवाज़ उठाई और उसका असर अब आप देख रहे हैं। हैदराबाद और मंगलुरु, इन 2 पुलिस ने वीकेंड पर और आज एक बड़ा एक्शन लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैन साहब से भी लेते हैं उनके पिक नहीं, उनके तो पिक्स ऑफ द डे। जैन साहब के पास न तो पैसे की कमी है न आइडियाज़ की, पैसे भी बहुत है, आइडियाज़ भी बहुत हैं। जैन साहब बताइए आपके स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक्चुअली मैं माहौल तो ऐसा चल रहा है कि पिक्स ही देंगे, पिक देने का तो कोई मतलब ही नहीं, और पिछले कई हफ्तों से और आप और मोटिवेट करते तो फिर मेरे को क्या होता है कि पिक के साथ मजा ही नहीं आता, पिक्स ही लाता हूँ। और मैं फ्राइडे को, थर्सडे को जो स्पेशल शो था शाम को, उसमें मैंने डाबर इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था, टीटी के प्रेस्टीज मैंने इंट्राडे पिक के तौर पे दिया था, जो कैश मार्केट की इंट्राडे पिक है, और रैलिस इंडिया मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया, और जेएनएफसी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। तो उसी तर्ज पे अब मैं ये ला रहा हूं कि मैं आज जो अब इंट्राडे पिक है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। मुझे ऐसा लगता है कि शुगर सेक्टर में काफी एक्शन है, तो प्राज इंडस्ट्रीज पे ध्यान दें। सिम्फनी, जैसे मैंने टीटी के प्रेस्टीज बोला, या फिर आप देखिए उस दिन जिस तरीके से हनीवेल ऑटोमेशन काफी चला, ये सारे जो इन टाइप के स्टॉक्स है बड़ी टिकट वाले, और एफएमसीजी और जो ओवरऑल ड्यूरेबल्स वाले स्टॉक्स है वो बहुत अच्छा फ्राइडे को, थर्सडे को परफॉर्म किए थे। तो प्राज इंडस्ट्रीज एक है, सिम्फनी है, और थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा क्या मतलब पक्का ही देना, क्योंकि वो शायद कुणाल जी ने या राकेश जी ने कैडिला हेल्थ केयर भी दिया है, सो आई एम बुलिश ऑन कैडिला हेल्थ केयर आल्सो। जेएनएफसी और कैडिला हेल्थ केयर, ये 3 स्टॉक हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। कैडिला हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी खबर भी आई है। वो ये कह रहे हैं कि हमने 2 ट्रायल तो पूरे कर लिए, 2 फेज पूरे कर लिए ट्रायल के, और वो एकदम फिट है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे फेज के ट्रायल की तैयारी चल रही है, उसके लिए अनुमति मांगी उन्होंने, और 30,000 लोगों पर वो तीसरे फेज का ट्रायल करने की तैयारी में। ये कोविड की दवा की बात कर रहा हूँ। तो कैडिला भी यहाँ पर अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर सकता है, ये आपके लिए। और वैसे भी वागले साहब ने तो, जैन साहब आपको सपोर्ट कर ही दिया है, वागले साहब ने खुद ने आज 504 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी है। तो ये एक और स्टॉक है जिस पर आपको रखनी है नजर रखनी है एक और स्टॉक पर, और वो है पीएफसी। जरा पीएफसी के चार्ट्स देखिए विश्वेश जी, और बताइए क्या करना है। 30 तारीख को होने वाली है इनकी बोर्ड बैठक, पूंजी जुटाने पर होगा विचार। कुछ दम है चार्ट से, छोड़ दे। देखिए अनिल जी, लास्ट वीक में एक बहुत अच्छी चीज हुई थी कि 105 के लेवल से जिस हिसाब से पीएफसी ने पुल बैक किया था, तो अगर वीकली चार्ट देखते हो पीएफसी का, तो आपको समझेगा कि बहुत ही बड़ा हैमर पैटर्न बना है, जिसका हैमर का जो शेडो है वो काफी लंबा है। तो ये एक चीज दर्शाता है कि 105-100 की रेंज में बहुत अच्छा सपोर्ट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को कुछ बड़ा बढ़ने के लिए 118 के ऊपर जाना जरूरी है। तो 118 के ऊपर हम खरीदारी करते तो 133 जो मेरे हिसाब से मार्च के हाई से वहां तक जा सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से सेफर रेंज टू बाय अराउंड 100-105, तो 105 के रेंज में ले, नीचे मिले तो, या फिर 118 के ऊपर जाए तो खरीदे, बीच में कुछ खरीदने की राय नहीं होगी। 118 के ऊपर जाए तो खरीदें, और नीचे 105 तो फिर आप इस खबर पे आने वाला जल्दी है नहीं। एक और स्टॉक है बंसल जी, आपका फेवरेट, और आपने लगातार खरीदारी की राय भी दी है, वो है बायोकॉन। और आज बायोकॉन के लिए हल्की सी खराब खबर है। खराब तो क्या, कंपनी ने कहा है कि भाई यूएस एफडीए से एक दवा को मंजूरी मिलनी थी, इसमें देरी हो गई क्योंकि अमेरिका वाले लोग आ नहीं रहे, उन्हें एक प्लांट का इंस्पेक्शन करना है। तो जब प्लांट का इंस्पेक्शन हो जाएगा कोविड के बाद, तब इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही सीएलएसए जो लगातार इसमें बिकवाली की राय दे रहा है, स्टॉक ऊपर जाता है। फिर से आज रिपोर्ट आएगी 250 रुपये, अड़े हुए हूँ, मतलब 250 का 250 ही, मतलब नीचे 250 मतलब 250। तो आप बताइए, अगर आज इन दोनों के दम पर नीचे आ जाए तो बायोकॉन आपको खरीदना है क्या? खरीदना तो किस लेवल पर? देखिए नहीं, इन खबरों के चलते अगर नीचे आ जाए 460 से 465 के जोन में मिल जाए तो उन स्तरों पे खरीदना चाहिए। ट्रेंड अप है, स्टॉक का ट्रेंड अप है, बट थोड़ा सा ओवरबॉट है तो करेक्शन आ सकती है। 460 से 465 का जोन आता है तो उस जोन में खरीदारी की राय होगी। ओके अच्छा जैन साहब, ये ब्रेग्जिट वाला मामला निपट गया है, ऑटो स्टॉक्स तो मजबूत हैं ही। अगर आपका मन हो तो टाटा मोटर्स खरीद लीजिए, सीएलएसए की रिपोर्ट भी है, 220 का टारगेट है।
क्वेश्चन पूछने का मुझे जो स्टाइल है ना अनिल जी, वो जबरदस्त लगा आपका। मैं वैसे बहुत बड़ा बायर नहीं हूँ टाटा मोटर्स में, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ब्रेक्सिट वाली बहुत बड़ी तलवार थी और ओवरऑल यूरोप से इश्यूज आ रहे थे उनको, बट मुझे संभाव, हालांकि मैनेजमेंट ने ये बहुत क्लियर किया कि ये लोग डेट्स को लेकर बहुत चिंतित है और ठीक करेंगे सारे सिचुएशन को, और बहुत बड़ा करेक्शन भी आया हुआ है और एक ऐसे लेवल पे है जहां से ऊपर जाना शायद ज्यादा लॉजिकल लगता है, बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। मुझे संभाव इंटरेस्ट जो है मैं दूसरे जो बजाज ऑटो है या फिर मैं मारुति है इन पे ज्यादा ध्यान दूंगा, बाकी टाटा मोटर्स यस, दोज हु आर होल्डिंग इट दे कैन कंटिन्यू होल्ड इट। ये है आपके लिए नजर। ऑटो स्टॉक्स पर एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है, बैंक स्टॉक्स भी हैं जो आपको अच्छा एक्शन में आते हुए दिखेंगे। ये दोनों स्पेसेस हैं जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिखेगा, एंड ऑफ कोर्स फार्मा में तो तेजी का माहौल बना ही हुआ है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जो खबरों के दम पर हमें लगातार मूवमेंट दिखाते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, जरा इंडियन बैंक पर नजर डालिए, वैसे काफी एक्टिव रहता है जहां तक PSU कैश बैंक स्टॉक्स का सवाल है। यहां पर इन्होंने 575 करोड़ रुपए का फ्रॉड घोषित किया, हालांकि बैंक का कहना है कि पूरी प्रोविजनिंग इसकी हो चुकी है। चार्ट्स के हिसाब से इंडियन बैंक कैसा दिख रहा है सर? देखिए, चार्ट्स के हिसाब से इंडियन बैंक के अंदर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉजिटिव ही है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, तेजी के ट्रेंड के बाद छोटा सा करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट ओवरऑल लगता है कि यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 87 का इमीडिएट हर्डल है, 87 का हर्डल ब्रेक होने के बाद 95 से 98 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई भी डिप आता है छोटा मोटा 82 रुपीज तक, तो उस डिप्स में स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में टारगेट बनेंगे 92 से 98 लेवल तक के। 92 98 डिप्स में करें खरीदारी इंडियन बैंक्स। एक और स्टॉक है BML, जरा कुणाल जी इसके चार्ट देखिए। आज इसके डाइवेस्टमेंट पर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक हो सकती है, वैसे तो होनी, अब ये धीमे धीमे सब होना ही है, सब एक एक करके चल रहा है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस रहनी चाहिए बोली लगाने वालों के लिए, उसको फाइनल ड्राफ्ट बनाना है, ये सारे काम होंगे आज के लिए। आज अगर बैठक हुई तो इसमें डिसाइड होगा, आज नहीं हुई तो भी 1-2 दिन में तो हो ही जाएगी। स्टॉक 1000 के पास है, 985। क्या है आपकी राय? अनिल जी देखिए, इसमें बृहस्पतिवार को एक गैप अप हमने देखा था और उसके बाद स्टॉक ऊपरी स्तरों पर टिका नहीं, वहां से थोड़ा नीचे आकर के बंद हुआ। तो मेरी राय में अनिल जी देखिए, गैप इसको नीचे नहीं जाने देगा और ऊपर के जो रेजिस्टेंस है जब तक ये पार नहीं होगी तब तक कोई बड़ी तेजी नहीं बनेगी। तो 2 लेवल्स वॉच करने हैं, 950 और 1050। 1050 के ऊपर ही अब नई खरीद करेंगे। जिनके पास पोजीशन है उनको 950 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 950 के स्टॉप लॉस से बने रहें। उम्मीद है कि 1050 का लेवल पार होगा, स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी, तो 1050 के ऊपर नई खरीदारी की राय। अरे वाह, लेकिन ये सब तो ठीक है, मैं तो वहीं अटक गया जहां पे आपने बृहस्पतिवार बोला ना, बहुत दिनों बाद ये शब्द सुना, नहीं तो हम गुरुवार एक्सपायरी गुरुवार में रहता है, लेकिन बृहस्पतिवार ज्यादा सही और प्राकृत शब्द है जो कुणाल जी ने इस्तेमाल किया है। तो बृहस्पतिवार के सेशन में जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए साल अब खत्म होने आ रहा है, तो अनिल जी आज मैं आपको बताऊंगा कि इस साल में आपने सबसे अच्छी कॉल कौन सी दी है। तो अनिल जी कल मैं सोच रहा था तो मुझे आपकी कई सारी कॉल्स याद आई, तो आपकी अनिल जी इस साल की सबसे अच्छी कॉल जो रही है वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको एक ही कंडीशन पे अलाउ करूंगा, और वो ये कि आप मुझे सबसे खराब वाली ना बताएंगे, ऐसा ढूंढ के ना वो भी ना रखे, बताया कि अच्छी वाली बता दी, उसके बाद अब अनिल जी मैं आपकी सबसे खराब वाली भी बताऊंगा, क्योंकि वहां पे भी आपके पास चॉइसेस और ऑप्शन बहुत सारे होंगे, खराब भी कम नहीं दिए। लेकिन चलिए, आपने कुछ अच्छी बातें याद रखी है तो वो शेयर जरूर करेंगे।